नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग प्लेनेट मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम देवांशु गुप्ता एंड लास्ट क्लास में हम एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में पढ़ रहे थे। एंटी हाइपरटेंसिव पार्ट 1 हमने वीडियो रिलीज की थी। आई थिंक आप सब लोगों ने देखी होगी और जिसने नहीं देखी वो जल्दी से इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसमें हमने दो टाइप की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि 50 ईयर से कम की एज में हम एडमिनिस्टर करते हैं, दैट इज A+B, AC इनहिबिटर एंड बीटा ब्लॉकर्स, दो ड्रग के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग 2 ड्रग के बारे में जितना हो सके मैक्सिमम कवर करने की कोशिश हम करेंगे। रिमेनिंग 2 ड्रग है C+D। C मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड D मतलब डायूरेटिक्स। ठीक है, इन दो ड्रग्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट था अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉक। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या इनको बोल सकते हैं अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या फिर इनको बोल सकते हैं अपन कैल्शियम एंटागोनिस्ट। ठीक है, या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलो या क्या बोल सकते हो आप, कैल्शियम एंटागोनिस्ट इन ड्रग्स को आप बोल सकते हो, मतलब जो कैल्शियम के अगेंस्ट में काम करती है। तो ये ड्रग क्या करती है, कैल्शियम चैनल, क्लियरली लिखा हुआ लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम चैनल किसके लिए होते हैं, कैल्शियम की एंट्री के लिए। फ्रॉम द कैल्शियम चैनल कैल्शियम एंटर इनसाइड द सेल। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल के थ्रू क्या करता है, कैल्शियम एंटर करता है। कैल्शियम चैनल की बात कर रहा हूं ओनली मैं। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। पहले मैं कैल्शियम चैनल की बात कर रहा हूं। तो कैल्शियम चैनल के थ्रू क्या होता है, कैल्शियम एंटर इनसाइड द सेल। और कैल्शियम अगर सेल के अंदर एंटर कर गया तो बहुत सारा पॉजिटिविटी सेल के अंदर कलेक्ट हो जाती है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन सेल के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। और अगर ये कलेक्ट हो गए तो सेल के अंदर क्या करते हैं, इंट्रा सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या कराता है कैल्शियम, इंट्रासेलुलर कॉन्ट्रैक्शन कराता है, मतलब सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है। सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आपकी ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सारे मतलब सेल आपको पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी। अपना बॉडी का हर एक पार्ट सेल से प्रिपेयर है। ठीक है, हर एक पार्ट टिश्यू से प्रिपेयर है। तो अगर सेल को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है तो मतलब बॉडी के जिन ऑर्गन में कैल्शियम की एंट्री हो रही है, जिन सेल्स में कैल्शियम की एंट्री हुई है वो सेल क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो अगर मैंने किसी पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया तो ये क्या कर देंगी, इस कैल्शियम चैनल को क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। और कैल्शियम चैनल अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो ये क्या कर देंगी, प्रिवेंट द एंट्री, ये इस फंक्शन को प्रिवेंट करेंगी, प्रिवेंट कैल्शियम एंटर इनसाइड द सेल। सेल कैल्शियम को सेल के अंदर एंट्री करने से प्रिवेंट करेंगी। और अगर सेल कैल्शियम के अंदर सेल एंट्री नहीं, सेल के अंदर अगर कैल्शियम एंट्री नहीं करेगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब क्या होगा, वेसो डायलेशन होगा। ठीक है, मतलब डायलेशन होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, सेलुलर डायलेशन होगा तो ब्लड वेसल डायलेट होगी तो क्या होगा, अगर ब्लड वेसल्स आपकी डायलेट होगी तो ब्लड प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, ब्लड प्रेशर जो आपका डिक्रीज हो जाए। वापस से देखिए, एक बार वापस से बता देता हूं। कैल्शियम चैनल, अगर कैल्शियम चैनल अगर आपके ओपन है तो कैल्शियम अंदर एंट्री करेगा, कैल्शियम अगर एंट्री करेगा तो अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, मतलब एक तरह से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। ब्लड वेसल्स भी एक सेल की बनी हुई है, एंडोथेलियम जिसको बोलते हैं, बहुत सारी सेल्स ब्लड वेसल्स के अंदर आपकी प्रेजेंट होगी। कैल्शियम अंदर एंट्री किया तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मतलब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर मैंने कैल्शियम चैनल को ब्लॉक किया तो कैल्शियम चैनल को अगर मैंने ब्लॉक किया तो मतलब कैल्शियम अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। इट प्रिवेंट द कैल्शियम टू एंटर इनसाइड द सेल। और अगर कैल्शियम सेल के अंदर एंट्री नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ना होके क्या होगा, वेसो डायलेशन होगा, और वेसो डायलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर आपका कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है आपकी काम करती है। नेक्स्ट बात करें इसके एग्जांपल की, कौन कौन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमारे पास अवेलेबल होती है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो भी ड्रग्स होती है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होती है डाई हाइड्रो पायरिडिन ग्रुप और दूसरा होता है नॉन डाई हाइड्रो पायरिडिन ग्रुप। एक कौन सा था, डाइहाइड्रोपायरिडिन ग्रुप, एंड सेकंड ग्रुप कौन सा था, नॉन डाइहाइड्रोपायरिडिन ग्रुप। ठीक है, ये दो ग्रुप होते हैं। अब इस ग्रुप को अपन डिपिन ग्रुप भी कहते हैं, आपने अच्छे से सुना होगा, क्या कहते हैं इसको, डिपिन ग्रुप आपने सुना होगा। बहुत सारी ड्रग इसकी अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा एम्लोडिपिन,
निफिडिपिन, नीमोडिपिन, जितने भी डिपिन नाम की जितनी भी ड्रग आती हैं, जितनी भी ड्रग में पीछे डिपिन लग जाए सफिक्स, मतलब समझ जाओ कौन से ग्रुप की ड्रग है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की ड्रग है। और कैल्शियम चैनल में कौन से ग्रुप की ड्रग है, डाईहाइड्रोपाइरिडिन ग्रुप की ये ड्रग होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी ड्रग है, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, नीमोडिपिन। नेक्स्ट इधर आ नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडिन ग्रुप, इसमें जो ड्रग आती है आपके एग्जांपल वो होता है वेरापामिल, और एक ड्रग आपने अच्छे से नोट सुनी होगी डेल्टियाजिल। ठीक है, ये ड्रग आपने अच्छे से सुनी होगी डेल्टियाजिल। तो दो ग्रुप में बताया, डाइहाइड्रोपाइरिडिन जिसके अंदर डिपिन ग्रुप आता है, दूसरा मैंने बताया आपको नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडिन इसके अंदर वेरापामिल ग्रुप और डेल्टियाजिल आता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि इनको ग्रुप को यूज किसके अकॉर्डिंग करते हैं, किस हिसाब से इनको यूज अपन करते हैं। तो एक चीज मैं बताता हूं, ओनली पेशेंट को सिंपल हाइपरटेंशन, जस्ट पेशेंट को हाइपरटेंशन हुआ है तो हम जो ग्रुप की ड्रग सेलेक्ट करते हैं डाईहाइड्रोपाइरिडिन ग्रुप की ड्रग सेलेक्ट करते हैं। इसमें से आपको पता है कि मोस्ट कॉमनली कभी भी अपन नॉर्मल फिजिशियन के पास जाते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा आता है तो मोस्ट ऑफ द फिजिशियन क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, एम्लोडिपिन। तो अगर पेशेंट को जस्ट सिंपल हाइपरटेंशन है तो उस कंडीशन में आप कौन सी ग्रुप की ड्रग यूज करोगे, डाईहाइड्रोपाइरिडिन जिसको डिपिन ग्रुप भी कहते हैं। और अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन के साथ साथ कोई अदर कार्डियक एब्नॉर्मलिटी या पेशेंट को अरिथमिया, ठीक है, उस कंडीशन में अपन कौन से ग्रुप की ड्रग यूज करते हैं, नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडिन ग्रुप की ड्रग। ठीक है, इसमें से ज्यादातर जो यूज की जाती है डेल्टियाजिन, डेल्जियम आपने नाम सुना होगा, ट्रेड नेम इसका आता है डेल्जियम, डेल्जियम नाम से आती है। 20 mg डेल्जियम आते हैं जो कि पेशेंट को एरिथमिया को भी ट्रीट करती है, लेकिन फर्दर एरिथमिया भी कॉज करती है। अगर डेल्टियाजिन ड्रग को आप यूज कर रहे हो एरिथमिया के अंदर तो यू हैव टू मॉनिटर द कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट कंटीन्यूअसली लाइक ईसीजी, ठीक है, कंटीन्यूअसली ब्लड प्रेशर, अदरवाइज इट मे कॉज फर्दर एरिथमिया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन के साथ साथ पेशेंट को कोई भी कार्डियक डिसऑर्डर है जैसे कि अरिथमिया है, पेशेंट की ईसीजी चेंजेस है, पेशेंट को एमआई है, पेशेंट को कोई अदर कार्डियक डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में मोस्ट कॉमनली अपन कौन सी ड्रग यूज करते हैं, नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडिन ग्रुप की ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इन ड्रग्स के यूजेस, कहां-कहां पे इन ड्रग्स को यूज किया। ठीक है, यूज ऑफ एंटी, तो यूज अपन एक तो कैटेगरी पढ़ ही रहे हैं, कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं अपन, हाइपरटेंशन। तो फर्स्ट तो मैं लिख दूंगा हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन में मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्रग कौन सी होती है, अभी मैं बता रहा था आपको, मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्रग कौन सी हाइपरटेंशन में, वो है आपकी एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन 5 mg 2.5 mg इस डोज में अवेलेबल होती है, तो पेशेंट को जनरली हाइपरटेंशन में अपन प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा एक कंडीशन होती है, एक कार्डियक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है रेनॉल्ड्स डिजीज या रेनॉल्ड्स फिनोमेना। अब ये क्या होता है, ये होता है यूजुअली ये वुमेन्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। आपको पता है कि जब भी अपन कोल्ड टेम्परेचर से एक्सपोज होते हैं, जब भी अपनी बॉडी कोल्ड टेम्परेचर से एक्सपोजर होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो क्या होगा, अगर ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या देखने को मिल सकता है, हमारे जो एंड्स है, हमारी जो एक्सट्रीमिटी के एंड्स है, जैसे हमारे हैंड का एंड है, जो थंब है, फिंगर है, जो एंड है, टोज के जो एंड है, उन पे क्या देखने को मिल सकता है, साइनोसिस मिल सकता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, और वो उस साइनोसिस को क्या बोलते हैं अपन, रेनॉल्ड्स डिजीज। ये किसके वजह से होती है, कोल्ड एक्सट्रीमिटी, और कोल्ड एक्सट्रीमिटी कोल्ड टेम्परेचर से अपन एक्सपोज हो रहे हैं तो उसकी वजह से देखने को मिलती है। तो कोल्ड टेम्परेचर क्या कॉज कर रहा था, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो अगर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो हम क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट को, वेसोडायलेटर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और वेसोडायलेटर में जो अपन एडमिनिस्टर करते हैं वो होती है ड्रग ऑफ चॉइस इन रेनॉल्ड्स डिजीज, कौन सी होती है, निफिडिपिन। ठीक है, आपने अच्छे से सुना होगा कि निफिडिपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन रेनॉल्ड्स डिजीज, या इसको क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड्स फिनोमेना। ठीक है, वुमेन में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि वुमेन एज ए हाउसवाइफ काम करती है, तो जो भी अपने घर के जो भी जितने भी काम होते हैं, किचन के जो भी वर्क होते हैं, तो वो ज़्यादातर कोल्ड
जो टेम्परेचर होता है, सपोज करो सर्दी का मौसम है, सपोज करो विंटर है, ठीक है, तो उसमें जब कोल्ड वाटर के जब कांटेक्ट में वो आती है तो उनकी एक्सट्रीमिटी में क्या हो जाता है, साइनोसिस देखने को मिलता है, उनकी एक्सट्रीमिटी का ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, वो इसी की वजह से दिखता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेनॉल्ड्स डिजीज। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पेशेंट को निफिडिपिन देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि ज़्यादा आपको कोल्ड टेम्परेचर से एक्सपोज नहीं। थर्ड, इन ड्रग्स को कहाँ पे यूज कर सकते हैं अपन, एरिथमिया में भी इन ड्रग को यूज कर सकते हैं। मैंने बताया कि नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडाइन जो ग्रुप की ड्रग होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेल्टियाजिन, उसको कॉमनली कहाँ पे यूज किया जा सकता है, एरिथमिया में यूज किया जा सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कंडीशन में भी उस ड्रग को अपन यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 4, एंजाइना पेक्टोरिस। वैसे मैंने सारे हार्ट डिसऑर्डर के आपको नाम ले लिए हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में भी इन ड्रग्स को अपन यूज करते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्थरोस्क्लेरोसिस, इन कंडीशन में भी अपन इस ड्रग को यूज करते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इन कंडीशन में भी इन ड्रग्स को अपन यूज करते हैं। तो ये होते हैं कॉमनली यूज ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि वेसोडाइलेशन की करेक्ट करते हैं, कैल्शियम की एंट्री को सेल्स के अंदर प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट होता है, वेसोडाइलेशन की तरह यहाँ पे बॉडी में एक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स तो आप देख के बता सकते हो कि ड्रग को किस में यूज किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ड्रग को अगर ब्लड प्रेशर कम करने में यूज किया जा रहा है तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा कम हो जाए, और ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा कम हो जाए तो पेशेंट की बॉडी में क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, ये तो वेरी वेल नोन है, ठीक है। दूसरा, सम टाइम पेशेंट की बॉडी में क्या देखने को मिल सकता है, ब्रेडीकार्डिया देखने को मिल सकता है पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। इसके बाद जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं पेरिफेरल एडिमा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वजह से क्या हो जाता है, पेरिफेरल एडिमा, क्योंकि ये क्या करती है, वेसोडाइलेशन करती है, और वेसोडाइलेशन की वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, और ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है तो ब्लड सप्लाई हो सकता है कि आपके जो एंड्स हैं, एक्सट्रीमिटी के एंड्स हैं, वहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो जाए ज़्यादा, इसकी वजह से मोस्ट कॉमनली यहाँ पे देखने को मिलता है, वो क्या देखने को मिलता है, एंकल एडिमा। इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन करती है। बताओ मेरे को कॉन्स्टिपेशन कैसे कर सकती है, कॉन्स्टिपेशन कैसे कर सकती है, क्या है, कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट कर रही है तो क्या हो जाएगा, आपके जीआई मोटिलिटी कम हो जाएगी, और जीआई मोटिलिटी अगर कम हो गई तो क्या हो सकता है, पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। और एक और साइड इफेक्ट इनका होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक भी ये कर सकती है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक भी पेशेंट के अंदर हो सकता है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि जब भी आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पेशेंट के अंदर दे रहे हो तो क्या करना है, आपको पेशेंट को केयरफुली पेशेंट की एकदम मॉनिटर करनी है, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हो तो मतलब ये ड्रग क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट कर रही है। तो हो सकता है कि कोई पेशेंट में अगर टॉलरेट नहीं हो पाए, किसी पेशेंट में अगर डोज ज्यादा हो जाए तो उसमें क्या हो सकता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन भी रोक सकता है, ये भी ब्लॉक हो सकता है वहाँ पे पेशेंट को। तो इसके वजह से आपको केयरफुली पेशेंट की एक्टिविटी, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पेशेंट को कार्डियक मॉनिटरिंग, पेशेंट को ईसीजी मॉनिटरिंग कंटिन्यू एट रेगुलर इंटरवल पे आपको करते रहना होगा अगर आप किसी पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द साइड इफेक्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशन तो आप देख के बता ही सकते हो कि क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्रग्स के यहाँ पे हो सकते हैं, कि अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन है, किसी पेशेंट को ब्रेडीकार्डिया है, ठीक है, किसी पेशेंट के अगर ब्लड कोई वेस्कुलर डिसऑर्डर है, ब्लड वेसल्स का कोई भी डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में इसको ज्यादा एडमिनिस्टर नहीं करते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करते हैं, वेसोडाइलेशन कराते हैं, तो इस वजह से इन ड्रग्स को ज्यादा यूज नहीं करना, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव डाईयूरेटिक्स। क्या है, डाईयूरेटिक्स। तो डाईयूरेटिक्स आपको पता है कि दो वर्ड से मिलके बना है, डाई और यूरेटिक्स। डाई का मतलब क्या होता है, डबल, और यूरेटिक्स मतलब यूरिन फॉर्मेशन। डाई का मतलब डबल और यूरेटिक्स मतलब यूरिन फॉर्मेशन। मतलब ऐसी ड्रग, डायूरेटिक्स आर द ड्रग विच कॉज डबल यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यूरिन फॉर्मेशन का जो अमाउंट है उसको डबल कर दे। अब आपको पता है कि पर डे अगर बोले अपन तो पर डे अपना यूरिन आउटपुट कितना रहता है, 1500 ml। पर डे यूरिन आउटपुट अपना कितना रहता है, 1500 ml, ठीक है। जीएफआर कितना रहता है अपना, जीएफआर रहता है 1
125 ml पर मिनट, या फिर अपन अगर पर डे में बोले तो 180 लीटर पर डे। और इस GFR का 1 to 2% आपका किस में कन्वर्ट होता है, यूरिन आउटपुट में, कन्वर्टेड इनटू यूरिन आउटपुट। ध्यान से सुनना वापस से, पर डे अपना यूरिन आउटपुट 1500 ml और GFR कितना होता है पर डे, सॉरी पर मिनट कितना होता है 125 ml पर मिनट, और पर डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे। और इस GFR का 1 से 2% जो अमाउंट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, यूरिन आउटपुट में कन्वर्ट होता है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि पर मिनट का अगर यूरिन आउटपुट बोले तो 1 to 2 ml पर मिनट, एक नॉर्मल हेल्दी जो इंडिविजुअल होता है उसका यूरिन आउटपुट कितना होगा, 1 to 2 ml पर मिनट। तो डाययूरेटिक क्या करती है, इस GFR को ज्यादा कर सकती है या फिर कुछ एक्शन, ऐसा एक्शन दिखाती है ताकि डायरेक्टली ये यूरिन आउटपुट पेशेंट का डबल हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उन ड्रग को बोलते हैं अपन डाययूरेटिक्स। अब डाययूरेटिक की डिफरेंट कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है, अलग अलग कैटेगरी डाययूरेटिक की होती है, उसके पार्ट के अकॉर्डिंग, किडनी के कौन से पार्ट पे, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पे एक्ट कर रही है। कोई ड्रग करती है आपके प्रॉक्सिमल PCT, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करती है, कोई आपकी लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करती है जिसको अपन लूप डाययूरेटिक बोलते हैं, कोई DCT पे एक्ट करती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करती है जैसे कि थायराइड होती है आपकी, कोई कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करती है जैसे कि आपकी पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक होती है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डाययूरेटिक का क्लासिफिकेशन यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो अपन उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट पे कौन सी डाययूरेटिक एक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, एक पार्ट होता है नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले। ठीक है, नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपने देखी किस तरह से होती है, होती है कि नहीं होती, इस तरह से छोटा सा डायग्राम बनाया नेफ्रॉन का, इस तरह से होती है नेफ्रॉन का। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर होता है आपका ओवन्स कैप्सूल। ठीक है, ये है आपका PCT, ये है आपका लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये होता है आपका BCT और ये होते हैं आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। मैंने पूरा नहीं बनाया है, थोड़ा सा आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा आपको लूप ऑफ हेनले। तो ऐसी डाययूरेटिक जो लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करती हैं, ऐसी डाययूरेटिक जो लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करती हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, लूप डाययूरेटिक्स। ऐसी डाययूरेटिक जो लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं अपन, लूप डाययूरेटिक। अब बात, एक क्वेश्चन आपको पता चल गया कि एक्ट कहां पे करेंगी, लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करेंगी। अब लूप ऑफ हेनले के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो लूप ऑफ हेनले का ये वाला पार्ट और दूसरा लूप ऑफ हेनले का ये वाला। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, या फिर इसको एक और बोलते हैं थिक लूप ऑफ हेनले, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा होता है तो इसलिए इसको थिक लूप ऑफ हेनले बोलते हैं और इसको थिन लूप ऑफ हेनले अपन बोलते हैं। तो जो लूप डाययूरेटिक, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि लूप डाययूरेटिक लूप ऑफ हेनले के कौन से पार्ट पे एक्ट करती है, तो लूप डाययूरेटिक एक्ट ऑन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो लूप डाययूरेटिक कहां पे एक्ट करती हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करती हैं। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करने के बाद क्या करेंगी, कुछ प्रोसेस को ये इनहिबिट कर देती है। ठीक है, अब आपने रीनल सिस्टम की अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि रीनल सिस्टम में लूप ऑफ हेनले पे किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, किस किस चीज का रिटेन, किस किस चीज को लूप ऑफ हेनले रिटेन करता है, किस किस चीज को लूप ऑफ हेनले रीअब्जॉर्ब करता है, किस किस चीज को ये आगे भेज देता है। तो इतना डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हम यहाँ पे जस्ट फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि लूप ऑफ हेनले पे, सॉरी लूप डाययूरेटिक किस किस चीज के एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो इनहिबिट करती है एक तो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को, इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, then magnesium,
इट इज एटसेट्रा। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के बारे में मैंने बताया कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करके इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है, वाटर के, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे इलेक्ट्रोलाइट, मैक्सिमम ऑल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट होते हैं व्हिच आर इनहिबिटेड बाय द लूप डायरेक्टिक। ठीक है, इन सारे की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर दी। अब ये सारे अगर मैं देखिए वापस से, अगर ये सारे इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट ही है सारे, ठीक है, वाटर एक फ्लूइड है, बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सारे इलेक्ट्रोलाइट है आपके। ठीक है, तो ये ड्रग क्या करती है, इनके रीअब्जॉर्प्शन को, मतलब बॉडी में वापस से इनको रीअब्सॉर्ब नहीं होने देगी, मतलब इनको इनहिबिट करेगी, बॉडी में वापस से इनको रिटेन नहीं करेगी। रिटेन नहीं करेगी तो क्या कराएगी, इनका लॉस कराएगी। ठीक है, रिटेन नहीं कराएगी तो इनका लॉस कराएगी, और ये सारी चीजें बॉडी के अंदर से आपकी लॉस हो जाएंगी। तो एक तो ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी में इन सारी चीजों का रिटेंशन हुआ है, मतलब एक्युमुलेशन हुआ है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट या वाटर, इन सारी चीजों का एक्युमुलेशन हुआ, क्या मैं ड्रग को वहां पे दे सकता हूँ? यस, डेफिनेटली वहां पे इन ड्रग्स को मैं एडमिनिस्टर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि इनहिबिट करती है कि रीअब्जॉर्प्शन को, मतलब बॉडी में इनको रिटेन नहीं होने देती। तो अगर इनमें से चाहे वाटर कलेक्ट हो रहा है, चाहे सोडियम कलेक्ट हो रहा है, चाहे पोटेशियम, चाहे कैल्शियम, चाहे मैग्नीशियम, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट अगर बॉडी के अंदर में एक्युमुलेट हो रहा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए, उसके रीअब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए, उसको बॉडी में रिटेंशन नहीं करने के लिए मैं कौन सी डायबिटिक पेशेंट को दे सकता हूँ? लूप डायबिटिक। यस, डेफिनेटली मैं दे सकता हूँ, लेकिन बाय कॉशियस। ठीक है, केयरफुली यूज करना है, क्योंकि ये सारी चीजें बॉडी से लॉस होने जा रही हैं। ठीक है, तो इनकी भी बॉडी में कुछ ना कुछ फंक्शन होंगे, हो सकता है कि इनका एक्सेसिव लॉस हो जाए। ठीक है, हो सकता है इनका एक्सेसिव लॉस हो जाए, और आपको पता है कि अगर एक्सेसिव लॉस होता है, सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं पोटेशियम। पोटेशियम का अगर एक्सेसिव लॉस हो गया तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम इन योर बॉडी फॉर योर हार्ट। आपको पता है कि पोटेशियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। पोटेशियम अगर थोड़ा भी बॉडी में कम होता है या थोड़ा भी बॉडी में बढ़ता है तो डेफिनेटली इट इज ए सीरियस प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि आप अगर लूप डायरेक्टिक को पेशेंट को दे रहे हो तो पोटेशियम का ज्यादा लॉस हो जाए, कैल्शियम का ज्यादा लॉस हो जाए। कैल्शियम का अगर लॉस हो गया तो हाइपोकैल्शियम हो जाता है, मतलब मसल वीकनेस हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन कम हो सकते हैं, हार्ट आपका बॉडी पैरालाइज हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम। ये तो बहुत आगे की बात है पैरालिसिस, तो अगर कैल्शियम बहुत कम होता है तो बॉडी की मूवमेंट, बॉडी की मसल एक्टिविटी पुअर हो जाएगी, तब है। ठीक है, फिर सोडियम कम हो गया बॉडी से, वाटर कम हो गया, तो क्या हो सकता है बॉडी में? हाइपोटेंशन हो सकता है, बॉडी में फ्लूइड कम हो सकता है, फ्लूइड डेफिशिएंसी हो सकती है। तो यस, मैं यूज कर सकता हूं, मैंने जो बात बोली कि एक्युमुलेशन पे यूज कर सकता हूं, बट कैसे? केयरफुली यूज करना है, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी चीज अगर आप लूप डायरेक्टिक दे दो तो डेफिशिएंट भी बॉडी के अंदर हो सकती है। तो ये बातें भी आपको वहां पे ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताता हूं कि इसके साइड इफेक्ट। सॉरी, पहले इससे पहले अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के बाद मैं बताऊंगा साइड इफेक्ट की, क्या क्या एग्जांपल अपनी लूप डायरेक्टिक के होते हैं, कौन कौन सी लूप डायरेक्टिक अवेलेबल होती है। ठीक है, तो एक नाम तो अगर आपने हॉस्पिटल में कभी भी गए हो, एक दो दिन के लिए अगर हॉस्पिटल में गए हो, तो बहुत कॉमनली नाम होता है लेसिक्स। ठीक है, लेसिक्स एक ट्रेंड नेम है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेसिक्स कोई फार्माकोलॉजिकल नेम है, सॉल्ट नेम है, नहीं, लेकिन लेसिक्स के अंदर जो कंटेंट आता है वो कौन सा आता है? फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, लेसिक्स के अंदर कौन सा आता है? फ्यूरोसेमाइड। फिर दूसरा होता है इसके अंदर टोरासेमाइड। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड को क्या बोलते हैं अपन? लेसिक्स। बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा कॉमनली लेसिक्स यूज किया जाता है, टोरासेमाइड यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इथाक्राइनिक एसिड यूज किया जाता है, इसके बाद बुमेटानाइड यूज किया जाता है। ठीक है, ये कॉमनली यूज लूप डायरेक्टिक है। सबसे मोस्ट कॉमनली लूप डायरेक्टिक कौन सा यूज किया जाता है? फ्यूरोसेमाइड। ध्यान रखना, लेसिक्स 20 mg 40 mg डिफरेंट डोज के अवेलेबल रहते हैं, एम्पिल फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, आईवी इंजेक्टिंग करते हैं इसको, इन्फ्यूजन भी अपन लेसिक्स का लगाते हैं। ठीक है, तो लेसिक्स जो है, फ्यूरोसेमाइड जो है मोस्ट कॉमनली यूज लूप डायरेक्टिक है, बाकी जो दूसरे लूप डायरेक्टिक है उनके इतने यूज नहीं किए जाते। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ लूप डायरेक्टिक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइड इफेक्ट की, क्या क्या साइड इफेक्ट लूप डायरेक्टिक के हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा था, जिन चीजों को रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा था, वही लूप डायरेक्टिक के साइड इफेक्ट आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो साइड इफेक्ट में सबसे पहले मैं बात करूं, हाइपोवोलेमिया हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर बॉडी में वाटर कम हो गया तो हाइपोवोलेमिया कम हो सकता है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है। सेकंड चीज मैंने बताई सोडियम, तो क्या हो सकता है? हाइपोनेट्रीमिया बॉडी में हो सकता है। थर्ड चीज मैंने बताई पोटेशियम, तो हाइपोकैलेमिया बॉडी के अंदर हो सकता है। दिस इज द सीरियस साइड इफेक्ट।
ये बहुत सीरियस साइड इफेक्ट है। अगर ये हो गया हाइपोकैलेमिया तो यू हैव टू पे अटेंशन टू द पेशेंट, आपको बहुत अच्छे से पेशेंट को काम करना पड़ेगा। ये तो हो सकता है कि अगर पोटेशियम थोड़ा ज्यादा कम हो जाए तो पेशेंट की डेथ भी कुछ टाइम बाद हो सकती है, क्योंकि कंडक्शन सिस्टम को पूरी तरह डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो हाइपोवोलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया भी ये करता है। ये तो साइड इफेक्ट हो गए। हाइपोटेंशन, अगर सोडियम और वाटर कम हुए तो बॉडी में क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोटेंशन। ये तो हो गए कम वाले। अब कुछ चीजों को ये इंक्रीज भी करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी चीजों को डिक्रीज करता है। लूप डायनेमिक डजंट मीन कि सारी चीजों को रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा, नहीं। मैं ये बोल सकता हूं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ वाटर फ्लूइड जो है रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनको बॉडी में रिटेन भी करता है। फॉर एग्जांपल इंक्रीज यूरिक एसिड, यूरिक एसिड को भी इंक्रीज करता है, मतलब हाइपर यूरेसीमिया भी ये कर सकता है। हाइपर यूरेसीमिया को अपन दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, गाउट अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो लूप डायरेटिक क्या कॉज कर सकता है, गाउट कर सकता है। गाउट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर अपनी बॉडी में इंक्रीज होता है तो यूरिक एसिड क्या होता है, आपको पता है कि सोडियम क्रिस्टल के साथ, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के साथ अपने जॉइंट में जाके कलेक्ट हो जाता है, और जॉइंट में जाके कलेक्ट हो जाता है तो आपको पता है कि उसको बोलते हैं टॉफी फॉर्मेशन। और टॉफी फॉर्मेशन अगर अपनी बॉडी में होगा तो बहुत ज़्यादा पेन ये कॉज करता है। आपको पता है कि मोस्ट कॉमनली एंड्स को अफेक्ट करता है। अपना टो जॉइंट होता है, ठीक है, अपने टो जॉइंट होता है उसको अफेक्ट करता है, तो बॉडी के जो एंड्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है। तो अपन बोल सकते हैं जिन पेशेंट को गाउट है तो उन पेशेंटों को ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करते। इसके बाद ये ड्रग क्या करती हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करती है। क्या करती हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करती है। मतलब पेशेंट बहरा भी हो सकता है, पेशेंट को हियरिंग लॉस भी हो सकता है। अगर इन ड्रग का आप ज्यादा यूज कर रहे हो पेशेंट को ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। लेकिन ऑटोटॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा कौन सी ड्रग के साथ होती है, इथाक्राइनिक एसिड। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इसका ऑटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, इसके वजह से दिस इज द रीजन कि इसको सबसे लीस्ट कॉमन, सबसे कम यूज किया जाता है किसको, इथाक्राइनिक एसिड, क्योंकि सारी साइड इफेक्ट तो कॉज करती है और उसके साथ साथ क्या भी कर देती है, ऑटोटॉक्सिसिटी भी कर देती है। क्यों ऐसी डायरेटिक यूज करें, ये सारे साइड इफेक्ट तो लगा रही है और पेशेंट को साथ में ये प्रॉब्लम भी बैठा रही है। ठीक है, तो मतलब कौन सा ऑटोटॉक्सिसिटी, तो इसकी वजह से इथाक्राइनिक एसिड को यूज नहीं करते। तो ऑटोटॉक्सिसिटी मोस्ट कॉमन किसके साथ होती है, इथाक्राइनिक एसिड के साथ मोस्ट कॉमनली ऑटोटॉक्सिसिटी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और रह गई थी यहाँ पे, कैल्शियम। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया भी ड्रग करती है, हाइपोकैल्सीमिया भी ड्रग करती है, क्योंकि कैल्शियम भी वहाँ पे बता रहा था तो ये लिखना भूल गया था यहाँ पे, तो कम वालों में कैल्शियम भी आता है। ठीक है, और ज्यादा किसको करती है, यूरिक एसिड को, और यूरिक एसिड ज्यादा होगा तो क्या होता है, हाइपरयूरेसीमिया। हाइपरयूरेसीमिया मतलब गाउट, मतलब जॉइंट पेन पेशेंट को होगा तो इसमें गाउट वाले पेशेंट में ड्रग को आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, अदरवाइज पेशेंट की कंडीशन को और ज्यादा सीवियर कर सकती है। ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी करती तो सारा है, लेकिन मोस्ट कॉमन ज्यादा सीवियर ऑटोटॉक्सिसिटी करती है वो कौन सी होती है, इथाक्राइनिक एसिड। दैट्स व्हाई इथाक्राइनिक एसिड को हम ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, क्लियर है साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायनेमिक। अब नेक्स्ट बात आती है कि यूज कहां करते हैं ड्रग्स को, यूज कहां करते हैं। तो एक कंडीशन तो अपनी चली रही है जो अपन पढ़ रहे हैं, ऊपर मेन हेडिंग लिखी हुई है आप सब देख रहे हैं, तो एक कंडीशन तो चल रही है। तो फर्स्ट कंडीशन तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं, कहां पे यूज करते हैं ड्रग को, हाइपर टेंशन में यूज। इसके बाद पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा में भी कॉमनली ये ड्रग यूज की जाती है, क्योंकि एडिमा हुआ है मतलब फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है, तो ये ड्रग क्या कर रही है, फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल रही है, फ्लूइड को बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रही है। तो उस कंडीशन में भी अपन कौन सी डायरेटिक यूज कर सकते हैं, कॉमनली यूज की जाती है लूप डायरेटिक। इसके बाद रीनल फेलियर, रीनल फेलियर, रीनल फेलियर में भी मोस्ट कॉमन बोले तो एक्यूट। ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन में ज्यादा, क्रोनिक में भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन क्रोनिक के लिए आपको पता है कि डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है डायलिसिस। ठीक है, क्योंकि क्रोनिक पेशेंट, क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट रिक्वायर डायलिसिस, तो उसमें भी कर सकते हैं फ्लूइड को लॉस कराने के लिए, लेकिन ज्यादातर किसमें करते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन में इस डायरेटिक को यूज अपन करते हैं। इसके बाद कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट करने के लिए, फ्लूइड के एक्सक्रीशन को प्रमोट करने के लिए अपन कौन सी ड्रग यूज करते हैं, लूप डायरेटिक यूज करते हैं, जो कि कॉमन एग्जांपल कौन सा है इसका, फ्रोजन है। ठीक है, आपने देखा होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में, कब ज्यादातर तो नहीं, मोस्ट कॉमन ग्रुप नहीं है लूप डायरेटिक,
कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के कॉमन ग्रुप को अपन पढ़ेंगे आगे। थायराइड ग्रुप की डायरेटिक होती है, वो ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि ये कैल्शियम की डेफिशिएंट करती है और वहाँ पे तो अपने को हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करनी है ना। तो अगर ऐसी डायरेटिक आप यूज़ करोगे जो कैल्शियम को कम कर रही है तो बहुत ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इसका एक एडवांटेज है कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल रही है, हार्ट का वर्कलोड कम कर रही है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि कैल्शियम को कम कर रही है। और आपको पता है अगर कैल्शियम कम हो गया तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो सकती है, तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि लूप डायरेटिक आर नॉट द फर्स्ट लाइन ड्रग टू ट्रीट द कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद बॉडी में कहीं पे भी फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, कहीं पे भी फ्लूइड ओवरलोड वाली कंडीशन हो रही है, तो उस कंडीशन में भी अपन लूप डायरेटिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉमन कहीं पे भी आप ऐसा सोचो कि कहीं पे भी अपने को ऐसा एक्शन दिखाना है कि इलेक्ट्रोलाइट का लॉस कराना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट हो गए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो गए, तो उस कंडीशन में अपन लूप डायरेटिक का यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा सीवियर हाइपरकैल्शियमिया हो रहा है, हाइपरनेट्रेमिया हो रहा है, हाइपरकैलेमिया हो रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है फ्लूइड की वजह से, रीनल फेलियर है, किडनी का कोई प्रॉब्लम हुआ, हार्ट की कोई भी डिजीज जिसकी वजह से फ्लूइड बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, किसी भी कंडीशन में लूप डायरेटिक आप यूज कर सकते हो। बट मैं फिर भी बार-बार बोल रहा हूँ कॉशियसली यूज करना है क्योंकि इट हैज सर्टेन साइड इफेक्ट, बहुत सारे साइड इफेक्ट इसके होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग बॉडी के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉशियसली इनको यूज करें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कॉशियसली जब से वर्ड बोल रहा हूँ लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है क्या कॉशियसली अपने को करना है, क्या देखना है पेशेंट के अंदर। तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू फॉलो व्हाइल एडमिनिस्टर द लूप डायरेटिक टू द पेशेंट, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। साइड इफेक्ट्स हमने बहुत सारे देख लिए, तो साइड इफेक्ट फर्स्ट अपन देखते हैं क्या कर रहे थे, हाइपोवोलेमिया कर रही थी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा पेशेंट का, रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग, क्या करना पड़ेगा, रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना पड़ेगा पेशेंट का। ठीक है, रेगुलर सीरम इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग, क्या करना पड़ेगा, रेगुलर सीरम इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग भी पेशेंट की करनी पड़ेगी क्योंकि सारे इलेक्ट्रोलाइट का क्या करा रही है, लॉस करा रही है। और स्पेशली अगर बोले तो जब से मैं स्पेशल में किसका नाम ले रहा हूँ, पोटेशियम, किसका आपको लेवल मॉनिटर करना पड़ेगा, पोटेशियम का लेवल आपको मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि क्या हो सके, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम प्रॉपर अपना चल सके। अगर पोटेशियम ज्यादा लॉस होता है, ज्यादा कम होता है तो हम पोटेशियम को इमीडिएट रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है डोंट एडमिनिस्टर, इनका एक टाइम भी फिक्स है, डोंट एडमिनिस्टर एट नाइट टाइम, रात को लूप डायरेटिक को आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है रात को, क्योंकि ये क्या करते हैं, पॉलीयूरिया करते हैं, मैंने बोला ना यूरिन आउटपुट को डबल कर देंगे। और अगर नाइट टाइम में आप पेशेंट को इसको एडमिनिस्टर करते हो तो पेशेंट बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होगा और पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। और स्लीपिंग पैटर्न अगर पेशेंट का डिस्टर्ब हो गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम, पेशेंट को इरिटेशन हो सकता है, पेशेंट को हेडेक हो सकती है, और जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है, जो अभी करंट प्रॉब्लम है, वो और ज़्यादा पेशेंट की डिटोरिएट हो सकती है। तो इसलिए ट्राई यही करें कि लूप डायरेटिक को कब दें, डे टाइम में दें, नाइट टाइम में इसको एडमिनिस्टर ना करें। इमरजेंसी कंडीशन इट्स ओके, इमरजेंसी